तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस की। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस। लाइट यानी कि फोटो और सिंथेसिस मतलब बनाना, किसी चीज का सिंथेसिस करना। किस चीज का सिंथेसिस होता है यहाँ पे? फूड का या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज का। तो जो हमारे पास में ग्लूकोज सिंथेसिस है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस है, जिसको हम फूड बोल रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में जब ये फूड सिंथेसाइज होता है तो उसी प्रोसेस को बुलाया जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है ग्रीन प्लांट्स में। तो जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो अपने अंदर फूड सिंथेसिस कैसे करते हैं? वो अपने अंदर फूड सिंथेसिस करने के लिए इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स अपना फूड खाने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते, वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं धूप में रह करके। अब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं या फिर इसके अंदर में क्या केमिकल रिएक्शन, क्या कन्वर्जन होता है, पहले तो एक बार हम उसको समझते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स जैसे कि CO2 प्लस वाटर, ये दोनों क्या है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज C6H12O6। इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है भाई? सनलाइट की फॉर्म में। जो एनर्जी है वो सनलाइट एनर्जी को यूज करते हैं। अब सनलाइट एनर्जी आकर के प्लांट में कैसे काम करेगी या फिर कैसे स्टोर होगी? तो सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए प्लांट्स के पास में कुछ स्पेशल टाइप के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ कलर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, पिगमेंट मॉलिक्यूल है, वो पिगमेंट मॉलिक्यूल सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और सनलाइट को कैप्चर करके उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करता है प्लांट, और अपने रॉ मटेरियल्स को, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करता है। ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करता है। ये जो ग्लूकोज बन रहा है, फूड बन रहा है, ये हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है। लेकिन इस प्राइमरी प्रोडक्ट के अलावा कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे ये मेटाबॉलिक वाटर बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो हमारे पास में मेटाबॉलिक वाटर भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। अब इस इक्वेशन को एक बार बैलेंस करते हैं ताकि हम ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में स्टडी कर पाएंगे बैलेंस करने के बाद। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम ये हो गया हमारे पास में ये नॉर्मल इक्वेशन बैलेंस। अब ध्यान से इस इक्वेशन को देखें या फिर ध्यान से इस फोटोसिंथेसिस वाली जो हमने एम्पेरिकल इक्वेशन बनाई, एक सिंगल इक्वेशन, इसमें कुछ कुछ चीजें आपको पता लगेंगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। वहीं पर ये जो ऑक्सीजन होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ऑक्सीजन जाकर के पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन निकल रहा है जो प्लांट रिलीज करते हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस बाहर की तरफ, तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आ रहा है? वाटर वाले ऑक्सीजन, ये जो हमने वाटर वाला ऑक्सीजन यूज किया है उससे। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का सोर्स तो एक ही है, तो हाइड्रोजन तो हर जगह यहीं से जाएगा। तो चाहे हाइड्रोजन की बात यहाँ से करें या फिर हाइड्रोजन की बात यहाँ से करें, वो यहाँ से ही पहुँचने वाला है। ऑक्सीजन की भी बात करें तो ऑक्सीजन जो है CO2 का ऑक्सीजन, जो CO2 वाला ऑक्सीजन है वो कहाँ जाता है? CO2 वाला ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन और इस मेटाबॉलिक वाटर के पास में पहुँचने वाला है। तो ये हमने कंप्लीट एक सिस्टमैटिक रीअरेंजमेंट कर दिया है एटम्स का, कि रॉ मटेरियल्स का एटम प्रोडक्ट में कहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब अगर ध्यान से इस प्रोसेस को देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इस पूरे प्रोसेस में जो CO2 है, जो CO2 रॉ मटेरियल है, उसके साथ में हाइड्रोजन कंबाइन होकर उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज में। यानी कि CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो यहाँ पर CO2 क्या हो रहा है? रिडक्शन।
वहीं पर अगर हम रॉ मटेरियल वाटर की बात करें तो रॉ मटेरियल वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्टीमेटली ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि उसमें से हाइड्रोजन एटम का रिमूवल हो रहा है, और हाइड्रोजन एटम का रिमूवल कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो H2O का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट का हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरे सबस्ट्रेट का हो रहा है रिडक्शन, तो इस पूरी प्रोसेस को मिला करके बोला जाता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में हमारे पास दोनों तरह की रिएक्शंस होती हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। तो फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन होने के अलावा यहाँ पर हमें एनर्जी कन्वर्जन देखने को भी मिलता है। एनर्जी कन्वर्जन की बात करें तो एनर्जी कन्वर्जन किस टाइप का देखने को मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन देखने को मिलता है सनलाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्जन होता है। भाई जो फूड मॉलिक्यूल है उसके केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उसमें कार्बन कार्बन के केमिकल बॉन्ड्स हैं, और उन्हीं कार्बन कार्बन के केमिकल बॉन्ड्स में फूड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है। तो सनलाइट जो है ये फिजिकल एनर्जी है। सनलाइट क्या है भाई, एक फिजिकल एनर्जी। वहीं पर अगर हम केमिकल एनर्जी की बात करें तो वो प्रेजेंट होती है फूड में, तो ये हो गई केमिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्जन। इस तरह के कन्वर्जन को हम बुलाते हैं फिजिको केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बुलाते हैं, फिजिको केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फिजिको केमिकल प्रोसेस यानी कि इसके अंदर फिजिकल एनर्जी ऑफ जो एनर्जी है, सोर्स है सनलाइट, वो कन्वर्ट की जा रही है केमिकल एनर्जी में। फूड की केमिकल फॉर्म में एनर्जी जो है वहां पर कन्वर्ट हो रही है, ये प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स प्रोसेस भी है, फोटोसिंथेसिस फिजिको केमिकल प्रोसेस भी है। अब यहाँ पर अगर एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि हमने यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम यहाँ पर 12 H2O लिखा है और यहाँ पे 6 H2O लिखा है। अब अगर ये नॉर्मल केमिकल इक्वेशन जब आप बैलेंस करते होंगे तो आपको मालूम है कि हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में जो भी चीजें कॉमन होती हैं उनको कैंसिल करके उनको इक्वल कर देते हैं, यानी कि हमें इस 6 को काट करके और इस 12 वाटर को काट करके इसको 6 कर देना चाहिए, लेकिन हमने इस इक्वेशन में ऐसा नहीं किया हुआ है। ऐसा क्यों नहीं किया हुआ है, यहाँ पर हमने 12 क्यों लिखा है और यहाँ पर 6 क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है फोटोसिंथेसिस का, ये पूरी तरह से सही नहीं है। फोटोसिंथेसिस एक सिंगल स्टेप में या फिर एक सिंगल रिएक्शन में परफॉर्म नहीं होता। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक मल्टी स्टेप पाथवे। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक पाथवे है। पाथवे क्या होता है, एक ऐसा मल्टी स्टेप प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा पाथवे जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्वड है, मल्टीपल रिएक्शंस इन्वॉल्वड है, और जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं वो अलग अलग जगह पर सेल में परफॉर्म होंगी। तो ये वाला जो वाटर है ये अलग जगह पर इस्तेमाल होगा, और ये जो वाटर निकल रहा है ये अलग वाटर है, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू बाद में प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम मेटाबॉलिक वाटर भी बोलते हैं, और ये यहाँ पर इसी वाटर से प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो हम इसको काट भी नहीं सकते। तो ये हो गई हमारी बात फोटोसिंथेसिस के ओवरव्यू की, कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें लगती हैं। अब इन सारी रिक्वायरमेंट्स को, जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है, इन सारी रिक्वायरमेंट्स को हम सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी स्टैब्लिश कर सकते हो। आप कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट घर में परफॉर्म करके या फिर स्मॉल लेबोरेटरीज में परफॉर्म करके ये बता सकते हो कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की क्या इंपॉर्टेंस है, क्लोरोफिल की क्या इंपॉर्टेंस है, सनलाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। ये हम बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एक बार हम उन सिंपल एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं जिनके थ्रू हम फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स को स्टैब्लिश करेंगे। पहला है लाइट की रिक्वायरमेंट। हम क्यों कैसे पता करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट का इस्तेमाल होता है? भाई लाइट का इस्तेमाल प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है
जिसके अंदर में हम एक प्लांट लेते हैं। ये प्लांट हमने गमले में से लिया है। इसके अंदर एक सिंगल पत्ता है जिसके ऊपर में हम अपना एनालिसिस करेंगे। तो ये एक छोटा सा प्लांट है। अब मान लीजिए इस पत्ते को हमने चूज किया है फॉर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ये वाला पत्ता हमने चूज किया है। अब इस पत्ते के ऊपर में हम क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं ब्लैक पेपर से। इसका एक पोर्शन हमने कवर कर दिया है किससे, ब्लैक पेपर से, ब्लैक पेपर की स्ट्राइप से। अगर हमने इसके ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, ब्लैक पेपर की एक स्ट्राइप से कवर कर दिया है, और कवर करने के बाद में इस पौधे को ले जा करके सनलाइट के अंदर रख दिया। अब सनलाइट जो है वो हर पोर्शन पे प्लांट के पड़ेगी, लेकिन एक जगह को छोड़कर, ये जो ब्लैक पेपर है ये सनलाइट को अवॉइड करेगा, सनलाइट को रोक देगा। फिर जब पूरे दिन ये जितना भी टाइम हमें एक्सपेरिमेंट चलाना है, एक लंबे टाइम के लिए हमने इसको सनलाइट में छोड़ दिया, फिर उसको उठा करके लेके आए अपनी लैब के अंदर। इस लैब के अंदर में हम इस पत्ते को काट लेंगे और इस पत्ते के अंदर में चेक करेंगे कि जो शुगर सिंथेसिस है, जो हमारे पास में यहाँ पर शुगर सिंथेसिस हुआ है, वो किस लेवल पर हुआ है, कितना हुआ है। अगर शुगर सिंथेसिस ज़्यादा हुआ है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर शुगर सिंथेसिस कम हुआ है इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस वहाँ पर कम हुआ है। तो हमने यहाँ पर इसको लीफ को तोड़ लिया और यहाँ पे ये पेपर स्ट्राइप हटा दी। अब हमें इसमें फोटोसिंथेसिस का रेट चेक करना है कि कितना फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में कितनी देर तक चला है। उसके लिए हम एक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, एक आयोडाइड सॉल्यूशन आता है, उसकी मदद से हम यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल कितना स्टोर हुआ है उसको चेक करते हैं। अब प्लांट्स अपने अंदर में शुगर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। तो आयोडीन जो टेस्ट होता है वो शुगर को बताता है, शुगर का अमाउंट बताता है, या फिर स्टार्च का अमाउंट बताता है कि एक लीफ में कितना स्टार्च प्रेजेंट है, उसका अमाउंट ये यहाँ पे बताता है। जब आप आयोडाइड सोल्यूशन डालते हो तो जहां पर भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, जहां पर भी लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होगा, वो हमें एक पर्पल टू ब्लूइश कलर दे देगा, क्योंकि स्टार्च आयोडाइड सोल्यूशन के साथ, आयोडाइड आयंस के साथ में बाइंड करके एक पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। वहीं पर जहां पे पर्पल कलर दिखाई नहीं पड़ रहा है या फिर पर्पल कलर हल्का दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे स्टार्च क्या है, कम है। तो जब आप आयोडाइड सोल्यूशन करते हो तो यहाँ पे स्टार्च कम दिखाई पड़ता है, जबकि इन दोनों जगहों पे स्टार्च ज्यादा दिखाई पड़ता है। अगर यहाँ पे स्टार्च कम है, यहाँ पर ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कम चला है। और फोटोसिंथेसिस कम क्यों चला है, क्योंकि हमने इसको कवर कर दिया था, यहाँ पर सनलाइट अच्छे से नहीं आ पा रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव कर सकते हो कि सनलाइट जो है वो जरूरी है, सनलाइट जो है वो असेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे चलते हैं, जो कि है CO2। CO2 हमारा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इसी रॉ मटेरियल को प्लांट कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। अब CO2 की इंपॉर्टेंस को स्टैब्लिश करने के लिए हम हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको बोलते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, या इसको मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इन साइंटिस्ट ने इसको दिया था सबसे पहले, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, हमारे पास में एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर में काफी सारे पत्ते हैं, उनमें से एक पत्ता हमने चूज कर लिया। इस पत्ते को हमने कवर कर दिया एक ग्लास के इस तरह के बीकर से या वेसल से। इसको हमने आधा कवर कर दिया और आधा ओपन है। अब इस आधे पोर्शन में, ये जो बीकर के अंदर पोर्शन है, यहाँ पे हमें CO2 को रिमूव करना है ताकि हम CO2 की इंपॉर्टेंस को समझ पाए। तो इस बीकर के अंदर जो हमने ये आधा पत्ता, इसका पोर्शन यहाँ पर डाल दिया है, इसमें से CO2 हमें क्या करनी है, रिमूव। CO2 को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स। हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये CO2 के साथ बाइंड करती है
और CO2 के साथ बाइंड करके पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देती है। मतलब जितनी भी CO2 यहाँ पर प्रेजेंट होगी वो धीरे धीरे क्या होगा, वो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन हो जाएगी और पोटेशियम कार्बोनेट का सिंथेसिस कर देगी। तो जब सारी CO2 यहाँ पर बीकर के अंदर में पोटेशियम कार्बोनेट बना लेगी तो क्या यहाँ पर कोई भी फ्री CO2 प्रेस बचेगी? नहीं बचेगी। फिर हम इस प्लांट को लेकर के जाएंगे और इस प्लांट को सनलाइट में छोड़ देंगे। फिर काफ़ी लंबे टाइम तक इसको सनलाइट में रहने देंगे। फिर उसके बाद में इस लीफ को हम तोड़ के लैब के अंदर ले आएंगे। तो हमने इस लीफ को यहाँ से कट कर लिया और कट करने के बाद में इस लीफ के ऊपर वापस से स्टार्च टेस्ट करेंगे। हम वापस से क्या करेंगे? स्टार्च टेस्ट। ये पत्ता जो है वो बीकर के अंदर था और ये वेसल या बीकर के बाहर था। जब आपने दोबारा से स्टार्च टेस्ट किया, आयोडीन टेस्ट किया, तो अब की बार यहाँ पर जो पोर्शन लीफ का उस बीकर से उस वेसल के बाहर प्रेजेंट था वो आपको पर्पल कलर दिखाई देगा। वहाँ पे स्टार्च का कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। वहीं पर जो पोर्शन लीफ का वेसल के अंदर था, बीकर के अंदर था, वहाँ पर स्टार्च क्या दिखाई पड़ेगा? कम दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस इस वाले पोर्शन में ज़्यादा हुआ है और इस वाले पोर्शन में कम हुआ है। तो इससे भी हमें ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो CO2 है वो असेंशियल है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कराने के लिए। CO2 के बाद में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो कलर पिगमेंट है या फिर कलर्ड मॉलिक्यूल है जिसकी मदद से प्लांट्स सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। क्लोरोफिल की मदद से ही वो लाइट को कैप्चर करता है। और क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है। प्लांट्स में जितने भी ग्रीन कलर पार्ट होते हैं वो सब कुछ क्लोरोफिल की वजह से ही होते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक वेरीगेटेड लीफ ढूंढनी पड़ेगी। वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का क्या मतलब होता है भाई? पैची लीफ। पैची लीफ एक ऐसी लीफ जिसके पास में ग्रीन कलर पैचेस के साथ में कुछ येलो कलर पैचेस भी दिखाई पड़ते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा तो कुछ लीव्स ऐसी दिखाई पड़ती हैं जिनके अंदर में ग्रीन पोर्शन के साथ में कुछ अनहेल्दी पोर्शन या फिर येलो पैचेस दिखाई पड़ते होंगे। वो येलो पैचेस बेसिकली क्या है? ऐसे पैचेस जहां से क्लोरोफिल डिग्रेड हो चुका है, क्लोरोफिल खत्म हो चुका है। तो ये पैचेस क्या है? जहां से क्लोरोफिल खत्म हो गया। और जो हरे वाले पैचेस हैं वो क्या है? जहां पे क्लोरोफिल अभी भी प्रेजेंट है। तो जब भी हमारे पास में वेरीगेटेड लीफ इस तरह की दिखाई पड़ती है, इसी लीफ को हमें यूज करना है फॉर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इस वेरीगेटेड लीफ को हम स्टार्च टेस्ट करेंगे। इसके ऊपर में जब हम स्टार्च टेस्ट करते हैं, इसके ऊपर में जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि आयोडीन सॉल्यूशन के बाद में जहां पर हरे कलर के पैचेस थे वहां पर तो स्टार्च दिखाई पड़ता है, पर जहां पर येलो कलर वाले पैचेस थे उसके अंदर स्टार्च दिखाई नहीं पड़ता। इसके बाहर तो स्टार्च दिखाई पड़ता है बट जो येलो कलर के पैचेस थे वहां पर ज्यादा स्टार्च दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब कि ये जो कलरलेस पोर्शन थे या फिर क्लोरोफिल लेस पोर्शन थे जहां पर क्लोरोफिल नहीं था, क्लोरोफिल लेस पोर्शन या पैचेस, तो उन पैचेस में फोटोसिंथेसिस कम होता है या फिर नहीं होता। तो ये प्रूफ करता है वेरीगेटेड लीफ से क्या एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये हमने अपने घर में कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट या फिर छोटी सी लैब में भी सिंपल एक्सपेरिमेंट करके आप इजीली बता सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें इतनी इजीली हमें पता लगी है। इन सबको पता करने में कई सारे साइंटिस्ट हैं हिस्ट्री के में जिन्होंने डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट की फॉर्म में ये हमें ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे पता है। तो ये तो हमने अभी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज से जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं ये तो अभी के टाइम के हैं। जो पुराने टाइम में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे जिससे हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पता लगा है वो भी हमें यहाँ पर देखने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। अर्ली
एक्सपेरिमेंट्स। अब अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, वैसे तो बहुत सारे नाम है, लेकिन 12th क्लास के मतलब 11th क्लास के एनसीईआरटी में आपको कुछ स्पेसिफिक नाम दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम है साइंटिस्ट के वो दिए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जोसेफ प्रिस्टली। तो हमारा सबसे पहला नाम आता है जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली ने 1717 के अंदर में कई सारी एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने ये प्रूव किया कि प्लांट लाइफ के लिए एयर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो एयर की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर प्लांट लाइफ, प्लांट को सरवाइव करने के लिए एयर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये जोसेफ प्रिस्टली ने सबसे पहले बताया था। इसके लिए इन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम आज के टाइम पे बेल जार एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बेल शेप का ग्लास जार इन्होंने यूज किया था। इस तरह का एक ग्लास जार यूज किया था, ट्रांसपेरेंट जार यूज किया था। ट्रांसपेरेंट जार इसलिए क्योंकि यहां से सनलाइट इजिली पास हो सके। अब इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने करा क्या, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि पहली सिचुएशन उन्होंने ये बनाई कि इस बेल जार के अंदर में एक माउस को ट्रैप कर दिया। इस बेल जार के अंदर में उन्होंने क्या किया, एक माउस को ट्रैप कर दिया, या फिर एक जलती हुई कैंडल को रख दिया। तो या तो माउस को रख दिया और एक जलती हुई कैंडल को रख दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये दोनों चीजें क्या हो गई, जो माइस है वो थोड़ी देर बाद मर गया, माइस डेड हो गया। वहीं पर जो हमारा कैंडल थी, ये जो बर्निंग कैंडल थी, ये एक्सटिंग्विश हो गई। बर्निंग कैंडल क्या हो गई, एक्सटिंग्विश्ड, ये बुझ गई। अब इसका मतलब है कि भाई हमारे पास में जब हमने इन दोनों के ऊपर में ग्लास जार रखा है, इन दोनों के ऊपर में एक कन्फाइंड स्पेस बनाया है, तो क्या चीज हमने लिमिट की है, हमने एयर लिमिट की है। भाई एयर ही तो है ना जो हमने काटी है, वो बाकी सब तो अवेलेबल है, एयर हमने काट दी। इसका मतलब जो माइस था और जो बर्निंग कैंडल थी, ये एयर में से किसी कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, और वो कंपोनेंट जब एयर में से खत्म हो जाता है तो ये दोनों मर जाते हैं। तो पहला कंक्लूजन इनका ये था कि माइस और बर्निंग कैंडल एयर में से किसी कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं, और वो कंपोनेंट खत्म होने के बाद में ये मर जाता है और ये एक्सटिंग्विश हो जाती है। दूसरी सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, सेम बेल जार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन इस बार एक तीसरा कंपोनेंट भी उसमें ऐड कर दिया। माइस को रखा, बर्निंग कैंडल को रखा, पर एक मिंट का प्लांट भी रख दिया साथ में। यहां पर एक मिंट का प्लांट यहां पर इन्होंने ऐड कर दिया। मिंट प्लांट, जब इन्होंने इसमें मिंट प्लांट रख दिया तो इन्होंने देखा कि थोड़ी देर होने के बाद भी जो माइस है वो लिविंग है। अभी भी जो माइस था वो कैसा, किस कंडीशन में था, लिविंग कंडीशन में, वो इस बार नहीं मरा। जबकि कैंडल जो थी वो केप्ट ऑन बर्निंग, जो कैंडल थी वो अभी भी क्या हो रही है, जलती जा रही है, वो केप्ट ऑन बर्निंग। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर तो उन्होंने बोला था कि जो माइस है, जो बर्निंग कैंडल है, वो एयर में से किसी कंपोनेंट को निकाल रहे हैं, एयर में से किसी कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं, और जब वो कंपोनेंट खत्म हो जाता है तो इन दोनों की एक्सटिंग्विशिंग हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो प्लांट है वो एक यूनिक तरह का मैकेनिज्म फॉलो करता है। वो क्या फॉलो करता है कि जो भी कंपोनेंट ये दोनों यूज कर रहे हैं, जो भी एयर का कंपोनेंट ये माइस और बर्निंग कैंडल इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम कंपोनेंट को प्लांट वापस से रीस्टोर कर दे रहा है एयर में या फिर बीकर में। तो प्लांट कुछ एयर रिलीज करता है, और वो एयर कौन सी वाली है, वही एयर रिलीज करता है जिसको माइस इस्तेमाल कर रहा है और जिसको बर्निंग कैंडल इस्तेमाल कर रही है। तो ये कंक्लूजन था जोसेफ प्रिस्टली का। तो इसका मतलब प्लांट की लाइफ में एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये एयर का इंपॉर्टेंट रोल किसने बताया था, जोसेफ प्रिस्टली ने।
लेकिन आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जोसेफ प्रेस्टली ने कभी भी ये नहीं बताया था कि जो एयर कंपोनेंट की ये बात कर रहे हैं, जो एयर कंपोनेंट ये बता रहे हैं कि माइस को यूज़ लगता है, बर्निंग कैंडल को ज़रूरत पड़ती है और प्लांट रिलीज करता है, ये एयर कंपोनेंट कौन सा है, ये कभी भी प्रेस्टली ने नहीं बताया था। तो अगर ये कंपोनेंट की बात करें तो ये प्रेस्टली ने नहीं बताया था। प्रेस्टली ने सिर्फ बोला था कि कुछ एक एयर कंपोनेंट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और आपको जान के और ज़्यादा हैरानी होगी कि प्रेस्टली ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन की भी डिस्कवरी की थी। आज के टाइम पे हमें मालूम है कि प्लांट कौन सी एयर रिलीज करता है, ऑक्सीजन। ये चीज़ प्रेस्टली को मालूम नहीं थी, लेकिन प्रेस्टली ने 1774 में सबसे पहले जो ऑक्सीजन की डिस्कवरी है वो भी करी थी। तो ये बहुत कंट्रोवर्सी, बहुत ही यूनिक टाइप का है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन नहीं बता पाए, लेकिन जो ऑक्सीजन की ओवरऑल डिस्कवरी है वो भी प्रेस्टली ने ही परफॉर्म की थी। अब सेकंड साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने ये प्रूफ किया था कि प्लांट जिस एयर का कंपोनेंट रिलीज कर रहे हैं या फिर जिस एयर के बारे में, एयर के कंपोनेंट के बारे में जोसेफ प्रेस्टली बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो एक्चुअल में ऑक्सीजन है। ये हमें नेक्स्ट साइंटिस्ट ने बताया था। तो फिर ये चीज़ पहले किसने बताई कि जो ऑक्सीजन, ये जो गैस प्लांट निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, ये बताया था एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम है जेन इंजन हॉस। तो एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, जेन इंजन हॉस। जेन इंजन हॉस ने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जो प्रेस्टली ने परफॉर्म किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने रिपीट किया। मतलब इस बीकर के अंदर में एक प्लांट रखा, प्लांट के अलावा एक बर्निंग कैंडल रखी और एक माइस रखा। अब यहाँ पर इन्होंने ऐसे दो सेटअप बनाए। पहले सेटअप को इन्होंने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, मतलब यहाँ पर इन्होंने सनलाइट पर दिया इसको। एक दूसरा सेटअप सेम इसी तरह का सेटअप बिल्कुल यहाँ पे भी बनाया, लेकिन इस सेटअप में इन्होंने डार्क में रखा, सनलाइट से बिल्कुल कटा हुआ रखा, यहाँ पे इसको डार्क में रखा। तब इन्हें दिखाई पड़ा कि जो सनलाइट में सेटअप रखा था उसमें सेम रिजल्ट मिला जो कि प्रेस्टली को मिला था, मतलब कि ये बर्निंग कैंडल बर्न करेगी और ये माइस अभी भी जिंदा रहेगा। लेकिन डार्क में रखने पे रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आता है, यहाँ पे बर्निंग कैंडल भी बुझ जाती है और माइस भी मर जाता है। इसका मतलब जो सनलाइट है उस सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट अपनी जो एयर होती है या फिर गैस होती है उसको रिलीज कर सकते हैं। तो प्लांट के फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की इंपॉर्टेंस होती है, और इस इंपॉर्टेंस को किसने बताया था, जेन इंजन हॉस ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। जेन इंजन हॉस ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने सनलाइट की इंपॉर्टेंस को ही एक और तरीके से इस्टेब्लिश किया। यहाँ पर इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट यूज किया, हाइड्रिला, एक एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला यूज किया। अब एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला है उसको यहाँ पे इस तरह से ग्रो किया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्वेटिक प्लांट को इस तरह से ग्रो किया, हाइड्रिला को। ये सॉल्यूशन है या फिर वाटर है। इस वाटर के ऊपर में इन्होंने एक फनल लगा दी, इस तरह की एक फनल यूज किया और इस फनल को कवर कर दिया एक टेस्ट ट्यूब से। तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब उल्टा करके इन्होंने रख दिया। अब ध्यान से देखेंगे कि जब इसको पूरे सेटअप को इन्होंने सनलाइट में रखा, तो जब इस पूरे सेटअप को इन्होंने सनलाइट के अंदर रखा तो इनको क्या दिखाई पड़ा, धीरे धीरे यहाँ पर छोटे छोटे गैस के बबल बनना स्टार्ट हो गए। ये गैस के बबल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए। ये जो गैस के बबल प्रोड्यूस हो रहे हैं ये जाकर के कलेक्ट हो जाएंगे इस वाले टेस्ट ट्यूब में, धीरे धीरे यहाँ पर जाकर के कलेक्ट हो जाएंगे। फिर जब केमिकल एनालिसिस के थ्रू इन्होंने पता किया कि ये कौन सी गैस है, तो इनको पता लगा कि ये जो गैस यहाँ से प्लांट के थ्रू रिलीज हो रही थी सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो गैस थी ऑक्सीजन।
तो प्लांट्स ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये सबसे पहले बताया था जेन इंजन हॉस ने अपने इस वाले एक्सपेरिमेंट से। साथ में उन्हें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दी कि जब हम प्लांट को सनलाइट में रखते हैं तो सिर्फ ग्रीन पार्ट से ऑक्सीजन बबल रिलीज हो रहे थे। जो ग्रीन ग्रीन पार्ट्स थे, ये वाले जो पत्ते थे, वहां से ऑक्सीजन बबल रिलीज हो रहे थे। जो नॉन ग्रीन पार्ट था, उन नॉन ग्रीन पार्ट से कोई भी ऑक्सीजन बबल रिलीज नहीं हो रहा था। तो कहां से ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट से। तो इनका जो कंक्लूजन था, सेकंड कंक्लूजन, वो ये था कि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके लिए ग्रीन पार्ट की जरूरत होती है। प्लांट्स में जो ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं उनकी जरूरत होती है। आज के टाइम पे हमें मालूम है कि प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट है वो किसकी वजह से होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। तो वो चीज उन्होंने यहाँ पर बताई थी कि ऑक्सीजन रिलीज्ड ओनली फ्रॉम ग्रीन प्लांट पार्ट्स। जो भी प्लांट के पार्ट्स ग्रीन कलर के थे, सिर्फ वहीं से ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। और ऑक्सीजन कौन सी रिलीज हो रही थी? ऑक्सीजन, मतलब एयर कौन सी रिलीज हो रही थी? ऑक्सीजन। ये भी इन्होंने ही बताया। सनलाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये भी इन्होंने ही बताया था। और क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो भी इनडायरेक्टली इन्होंने ही बताया था। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट के ऊपर में, जिसका नाम है वॉन सैक्स। जिसका नाम क्या है? जूलियस वॉन सैक्स। भाई जूलियस वॉन सैक्स ने बताया कि जो प्लांट का मेजर प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के बाद में, जो मेजर प्रोडक्ट प्लांट बनाता है वो ऑक्सीजन ना होकर के ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है। इन्होंने ही सबसे पहले प्रूफ किया कि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान मेजर प्रोडक्ट बनाता है वो ऑक्सीजन ना होकर के क्या होता है? ग्लूकोज। तो लीफ में बहुत सारा ग्लूकोज बनता है, लेकिन इस ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए प्लांट क्या मैकेनिज्म यूज करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज की एक चेन बना देता है, जिस चेन को हम बोलते हैं स्टार्च। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाता है? एक स्टार्च। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट का मेजर प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज को प्लांट स्टोर करता है किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर में स्टोर करता है। तो स्टार्च प्लांट की में स्टोर होता है, ये भी हमने बताया था जूलियस वॉन सैक्स ने इन द 1854 में इन्होंने ये चीज बताई। इसके अलावा इन्होंने जो ग्रीन पार्ट की बात की थी, इन्होंने बताया था कि जो ग्रीन सब्सटेंस प्लांट में पाया जाता है, जिसको आज हम क्लोरोफिल के नाम से जाने जाते हैं, वो ग्रीन सब्सटेंस एक स्पेशल बॉडी के अंदर में, सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर में पाया जाता है। सेल के अंदर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में सारा का सारा ग्रीन पार्ट लोकेटेड होता है। आज के टाइम में हम इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो आज के टाइम पे हमारा यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एक ऑर्गेनिल क्लोरोप्लास्ट। लेकिन उन्होंने बताया था कि जो ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट का, वो एक स्पेशल सेल्यूलर स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, जिसको हम आज क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें हो गई जो बेसिक एक्सपेरिमेंट थे, जो कि प्लांट्स के ऊपर में हम परफॉर्म करते हुए जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में और ज़्यादा स्टडी हुई, तो हमें ये पता लगा कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स या फिर जो हायर प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होती हैं। तो ग्रीन प्लांट्स के अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते ही हैं, बट उनके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जब हमें बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के बारे में पता लगा, तो साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है और जो प्लांट फोटोसिंथेसिस है, क्या उन दोनों में कुछ डिफरेंस है या फिर वो एकदम सेम होते हैं। इसके लिए एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है कॉर्नेलियस वैन नील या फिर CV नाइल, वैन नाइल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लांट के फोटोसिंथेसिस को कंपेयर किया बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस से, और उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बताया। इसके लिए इन्होंने बैक्टीरिया यूज किया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेटिक होता है।
पर्पल सल्फर के बैक्टीरिया के अलावा एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी होता है, ये भी क्या होता है, फोटोसिंथेटिक। ये दोनों बैक्टीरिया कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जब इनके ऊपर में इन्होंने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को स्टडी किया तो इन्हें पता लगा कि जो सनलाइट है वो इनको भी जरूरत पड़ती है, बिना सनलाइट के बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। सनलाइट की प्रेजेंस में ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर या फिर ग्लूकोज। तो ये भी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, CO2 को कन्वर्ट करते हैं फूड की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। जो डिफरेंस आता है वो इनके रिड्यूसिंग एजेंट में क्या आता है कि रिड्यूसिंग एजेंट CO2 को रिड्यूस करने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल ये यूज करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स रिड्यूसिंग एजेंट के तरह किसको यूज करते हैं, वाटर को। वाटर की तरह किसको यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है CO2 को और इसको कन्वर्ट कर देता है C6H12O6। जब ये रिड्यूसिंग अपना हाइड्रोजन CO2 को प्रोवाइड कर देता है तो हमें क्या मिलता है, हमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर के प्रोड्यूस होता है। अगर इसको बैलेंस करने जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बैलेंस होगा ये। तो ये इंपेरिकल इक्वेशन है। अगर हम इसको शुगर बोल दें, अगर हम इसको भी सिंपल फॉर्म में लिखें, CH2O एक नॉर्मल सी शुगर है और इसको आप बैलेंस करेंगे तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। जब इस रिड्यूसिंग एजेंट ने अपना सारा का सारा हाइड्रोजन इसको दे दिया तो जो ऑक्सीजन बचा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ये होता है प्लांट का फोटोसिंथेसिस। जो बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस होता है वो यहाँ पे इसमें कुछ डिफरेंस होता है। जो बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस होता है वहां पे इसमें कुछ डिफरेंस होता है। एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। जो बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस होता है वहां पर भी CO2 होता है, CO2 को कन्वर्ट करते हैं शुगर में, पर इतना चीज तो सेम रहता है। शुगर में कन्वर्ट करने के अलावा जो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज किया जाता है वो H2O ना होकर के क्या होता है, कोई सल्फर का कंपाउंड होता है, सल्फर का मॉलिक्यूल होता है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड सबसे सिंपल टाइप का होता है, H2S या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। जब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट एज अ हाइड्रोजन सल्फाइड है तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड अपना जो हाइड्रोजन एटम है वो किसको दे देगी, CO2 को, और उसको रिड्यूस कर देगी। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसके रिड्यूस होने के बाद में जो सल्फर है वो हमारा बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो जो हमारा आपकी बार बाहर बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलेगा वो क्या है, सल्फर या फिर सल्फेट कंपाउंड्स। सल्फर या फिर सल्फेट क्या निकलेगा, एज अ बाई प्रोडक्ट। अब की बार ऑक्सीजन यहां पर नहीं निकलने वाला। तो इसी चीज को उन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वाटर को यूज ना करके H2S को यूज करता है, और क्योंकि H2S को वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करता है तो जितना भी बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो आपकी बार ऑक्सीजन की फॉर्म में नहीं निकलेगा, वो आपकी बार किसकी फॉर्म में निकलेगा, सल्फर की फॉर्म में या फिर सल्फेट कंपाउंड्स की फॉर्म में निकलेगा। इससे एक और चीज प्रूफ हो गई, इससे हमें एक और चीज ये प्रूफ हुई कि जितना भी ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस करता है वो सारा का सारा ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर से। पहले हम ये मानते थे कि सारा का सारा ऑक्सीजन CO2 से आता होगा, क्योंकि दोनों गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो दोनों गैस आपस में इंटर कन्वर्ट होकर के CO2 ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता होगा। लेकिन वैन नील के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें यह भी प्रूफ हो गया कि जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो वाटर के थ्रू होता है, ना कि CO2 के थ्रू होता है। तो ये चीज भी हमें वैन नील के एक्सपेरिमेंट से ही पता लगी। अब ये बात हो गई हमारी जितनी भी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है फोटोसिंथेसिस के बारे में वो हमने पढ़ ली। अब हम हायर प्लांट्स के अंदर में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका लोकेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में परफॉर्म होता है। तो अगर हम हायर प्लांट्स की बात करें तो वहां पे फोटोसिंथेसिस की लोकेशन क्या है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो हायर प्लांट्स के हर उस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस होता है जो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है। जो भी पोर्शन आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इसका सिंपल सा मतलब है कि उसके पास में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भर भर के प्रेजेंट है। कुछ भी ग्रीन पार्ट हो सकता है, वो लीफ हो सकता है, वो यंग फ्रूट हो सकता है,
वो यंग स्टेम हो सकती है, एटसेट्रा। कोई भी जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्लोरोफिल होगा ही होगा, और जहां पर क्लोरोफिल भर भर के प्रेजेंट होता है वहां पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे मेजर कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो पूरी लाइफ टाइम ग्रीन रहता है, वो होता है लीफ। पत्ता तो नॉर्मल कलर भी लीफ ग्रीन कलर का ही होता है। तो मतलब जो मेजर फोटोसिंथेसिस प्लांट बॉडी में चलता है वो लीफ के अंदर चलता है। अब लीफ में भी ऐसा कौन सा सेल होता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस चलता है? तो अगर उस सेल की बात करें तो ये सेल का नाम है मीजोफिल सेल। लीफ के अंदर में जो सेल होता है उसका नाम है मीजोफिल सेल। इस मीजोफिल सेल में एक ऑर्गेनील होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में वॉन सैक्स ने पहले बार बताया था। तो इस ऑर्गेनील के अंदर में भी, इस सेल के अंदर में भी क्या प्रेजेंट होता है? एक ऑर्गेनील जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपने 11th क्लास में सेल वाले चैप्टर में भी बना रखा होगा। एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होता है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन इस तरह से होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के अलावा इसके पास में कुछ थैलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इसके ल्यूमन में या फिर स्ट्रोमा में। तो ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा में हमें कुछ थैलेकॉइड्स या फिर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं थैलेकॉइड्स। तो यहाँ पे हमें थैलेकॉइड्स देखने को मिलते हैं। ये थैलेकॉइड्स है, ये थैलेकॉइड्स है, ये थैलेकॉइड्स है, ये थैलेकॉइड्स है। अब जो थैलेकॉइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ थैलेकॉइड्स एक के ऊपर में एक चढ़ जाते हैं, एक के ऊपर में एक लद जाते हैं, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं एक के ऊपर में एक, और एक बिल्डिंग सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेना। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है इसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। और ग्रेना भी बहुत सारे होते हैं, ऐसे एक ग्रेना हो गया, ऐसे ही दूसरी बिल्डिंग है, दूसरा ग्रेना है, ये तीसरी बिल्डिंग है, ये तीसरा ग्रेना है, ये एक और अलग ग्रेना है। और ग्रेना का जो इंडिविजुअल थैलेकॉइड होता है इसको बोलते हैं ग्रेनल थैलेकॉइड। ये क्या है? ग्रेनल थैलेकॉइड। ऐसे ही हमारे पास में कितने सारे ग्रेनल थैलेकॉइड्स देखने को मिल रहे हैं। अब आपस में ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे तरह के थैलेकॉइड से जिसका नाम है स्ट्रोमा थैलेकॉइड। तो ये हमारे पास में किससे कनेक्टेड है? स्ट्रोमा थैलेकॉइड से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हमारे पास में किससे कनेक्टेड है? इनको बोला जाता है स्ट्रोमा थैलेकॉइड या फिर स्ट्रोमा लैमिला। या फिर स्ट्रोमा लेमिला कह करके भी इसको आप बुला सकते हैं। तो दो तरह के थैलेकॉइड्स हो गए, एक जो ग्रेना बनाते हैं जिनको बोलते हैं ग्रेनल थैलेकॉइड्स, और एक जो ग्रेना नहीं बनाते हैं, मतलब एक के ऊपर में एक ऐसे लदे हुए नहीं रहते, जिनको बोलते हैं स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स। जबकि ये जो बाहर वाला स्पेस है इनर मेम्ब्रेन के अंदर में, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अब यहीं पर इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस ऑपरेट करता है। अब फोटोसिंथेसिस कैसे ऑपरेट करता है उसके लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी है कि जो प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हम बात करते हैं क्लोरोफिल की, और भी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, हमेशा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है यहाँ पर हमेशा, चाहे वो ग्रेना थैलेकॉइड हो या फिर स्ट्रोमा थैलेकॉइड हो, हमेशा ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे बच्चे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं जो थैलेकॉइड्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में धसे हुए रहते हैं, उनकी मेम्ब्रेन में घुसे हुए रहते हैं पूरे में। अब ये जो पिगमेंट है ये एक सिंगल पिगमेंट एक प्रेजेंट नहीं रहता। ये जो पिगमेंट होते हैं ये आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। पिगमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में क्लस्टर बना लेते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत सारे पिगमेंट्स आकर के इस तरह से एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पूरे को पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। इसी पिगमेंट कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 200 से लेकर के 400 या फिर 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं एक कॉम्प्लेक्स में। जैसे हमने ये बनाया, ये एक पिगमेंट कॉम्प्लेक्स है, ये एक पिगमेंट कॉम्प्लेक्स है। हर एक जो डॉट है
वो एक सिंगल पिगमेंट ना होकर के वो क्या है, एक पिगमेंट कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर में 200 से 400 डिफरेंट पिगमेंट्स आकर के आपस में जुड़े हुए हैं, क्लस्टर बना करके इकट्ठा हो रखे हैं। इन पिगमेंट का कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम होता है क्वांटाजोम। क्वांटाजोम के अलावा हम इनको पिगमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर फोटो सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर फोटो सिस्टम भी बोलते हैं। इन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? इन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स का काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, सनलाइट के फोटॉन्स को या फिर क्वांटम को एब्जॉर्ब करना। सनलाइट के अंदर में जो क्वांटम होते हैं वो छोटी छोटी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती हैं, जिनको हम एक एनर्जी पैकेट को बोलते हैं फोटॉन, और उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको क्वांटाजोम। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाजोम। पिगमेंट सिस्टम क्योंकि इसमें पिगमेंट है, या फिर फोटो सिस्टम लाइट को कैप्चर करने का ये काम कर रही होती है। अब ये फोटो सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो तो हम आगे देखेंगे, अभी बस आप इतना याद रख लीजिए कि ये दो तरह के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है हर उस जगह पे जो कि नॉन एप्रीज्ड साइड पे है, जो कि एक दो मेम्ब्रेन्स के बीच में दबा हुआ नहीं है। तो फोटो सिस्टम 1 हमेशा कहाँ पाया जाता है? नॉन एप्रीज्ड साइड पे, जो दबी हुई नहीं हो, नॉन एप्रीज्ड साइड। और फोटो सिस्टम 2 कहाँ पाया जाता है? हमेशा एप्रीज्ड साइड पे, जो दबी हुई साइड हो, जो दो मेम्ब्रेन के बीच में दबी हुई रहेगी, वहां पे क्या पाया जाएगा? फोटो सिस्टम 2। और फोटो सिस्टम 1 पाया जाएगा जहां पे वो दबी हुई नहीं है। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रोमा लैमेली की, इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो ये मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन है, ये किसी से ऊपर से दबी हुई नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? फोटो सिस्टम 1, ये 1 है, ये भी 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 1 है। स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही हो सकता है। लेकिन अगर ग्रेना थैलेकॉइड की बात करें, ग्रेनम की बात करें, तो वहां पर देखिए, वहां पर दो तरह के थैलेकॉइड स्ट्रक्चर है। एक तो ऐसे जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, उनके ऊपर में कोई दूसरी मेम्ब्रेन आकर के दो मेम्ब्रेन के बीच में सैंडविच वो नहीं हो रखे। तो जो सैंडविच नहीं हो रखे वहां पे क्या प्रेजेंट है? फोटो सिस्टम 1। ये भी फोटो सिस्टम 1, ये भी फोटो सिस्टम 1। पर जो ऐसे फोटो सिस्टम है जो दो मेम्ब्रेन के बीच में सैंडविच हो रखे हैं, जैसे ये वाले, ये क्या होते हैं? फोटो सिस्टम 2। ये क्या होते हैं? फोटो सिस्टम 2। ये क्या होते हैं? फोटो सिस्टम 2, क्योंकि ये दो मेम्ब्रेन के बीच में सैंडविच हो रखे हैं, अंदर धसे हुए हैं। तो जो ग्रेनम होता है वहां पर फोटो सिस्टम 1 भी होता है और फोटो सिस्टम 2 भी होता है। ग्रेनम के अंदर में फोटो सिस्टम 1 भी होता है प्लस फोटो सिस्टम 2 भी होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? फोटो सिस्टम 1, क्योंकि इसके पास में धसी हुई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। ये जितना भी क्वांटाजोम है, पिगमेंट सिस्टम है, या फिर जो थैलेकॉइड्स के अंदर में पिगमेंट्स हैं, ये क्या काम करते हैं? ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं। सनलाइट इनके ऊपर में पड़ेगी, और लाइट जब इनके ऊपर में पड़ेगी तो उसको ट्रैप करने का काम कौन करता है? यही पिगमेंट सिस्टम उसको ट्रैप करने का काम कर रहे होते हैं। एक बार सनलाइट एनर्जी ट्रैप हो जाती है, फिर उसको यूज करना है फॉर फूड सिंथेसिस। अब जो फूड सिंथेसिस है, या फिर सनलाइट एनर्जी जो कैप्चर कर चुके हैं उसको यूज करने वाला जो स्टेप है, वो हमारा ऑपरेट करता है स्ट्रोमा में। क्योंकि स्ट्रोमा में एक एंजाइम प्रेजेंट है रुबिस्को नाम का। इस रुबिस्को एंजाइम की मदद से ही CO2 को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। और ये कहाँ पे होता है ये वाला काम? ये वाला काम होता है हमारे स्ट्रोमा में। तो अब हम पूरे फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में बांट सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सनलाइट को कैप्चर करते हैं और सनलाइट को कैप्चर करने के बाद में उसको एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं। और ये कहां पर होता है? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। ये कहां पे ऑपरेट करता है? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ऑपरेट करता है। वहीं पर अगर डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक फेज है, एंजाइम की मदद से होता है। और डार्क रिएक्शन जो एंजाइम की मदद से होता है उसमें रुबिस्को एंजाइम का हाथ है, और ये कहां पर चलता है? स्ट्रोमा रीजन में। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा रीजन में ये ऑपरेट कर रहा होता है। तो हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस है वो दो स्टेप में होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन चलती है थैलेकॉइड्स में, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, और डार्क रिएक्शन चलती है स्ट्रोमा के अंदर।